तो देखिए ये आज का विषय जो है ना, ये कृषि संस्कृति। आप सारे लोग आए हो पराली प्रबंधन के लिए। अभी जो योजना है कि किसानों को पराली प्रबंधन यानी फसल अवशेष का प्रबंधन खेती में कैसे किया जाए। तो अभी हम पूरे देश के लोग किसान जो है ना कई सालों से रासायनिक खेती कर रहे हैं, यानी फसल उत्पादन में यूरिया डीएपी पोटास का प्रयोग करते हैं, फिर बीमारी लग जाती है तो फंजीसाइड डालते हैं, फिर कीड़ा लग जाता है तो इंसेक्टिसाइड डालते हैं, खरपतवार हो जाते हैं तो वीडीसाइड डालते हैं। तो इतनी सारी चीज़ें खरीद खरीद के जो कमाते हैं वो बाज़ार में लुटा आते हैं। जो पैदा करते हैं, मेहनत करता है किसान, पैदा करता है अनाज और फिर उसको बेच के आता है मंडी, और फिर जो पैसा मिलता है फिर अगली फसल के लिए चल देता है। खाद लेनी है, दवाई लेनी है, पेस्टिसाइड लेना है, वीडीसाइड लेना है, मोटर ख़राब हो गई है और समर टूट गई है और कल्टीवेटर बदलना है, और ठीक है ना। खेती में हमको कुछ भी नहीं खरीदना। अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओगे ना, खेती में हमको यूरिया डीएपी पोटास नहीं खरीदना, खेती में हमको कोई फंजीसाइड नहीं खरीदना, खेती में हमको कोई इंसेक्टिसाइड नहीं खरीदना, खेती में हमको कोई वीडीसाइड नहीं खरीदना, फसल की सिंचाई के लिए मुझे बोरिंग नहीं करानी, मुझे समर नहीं खरीदना, मुझे पंप सेट नहीं खरीदना, हमको कुछ नहीं खरीदना। और फिर भी मेरी खेती बहुत अच्छी होगी। कब? जब मैं खेती जैसे विषय को ठीक से जान जाऊंगा तब। खेती जैसे विषय को जानने के लिए क्या, सिंपल सी बात है। देखो, जिस बच्चे को माँ जन्म देती उस बच्चे को पालने की जिम्मेदारी माँ की होती है, ठीक है ना। लेकिन बच्चे का माँ के प्रति क्या कर्तव्य है, वो बच्चे की ड्यूटी है। तो हम सब की जितने भी इस दुनिया में, इस पृथ्वी में जितनी भी 84 लाख योनियों के जीव जंतु और मनुष्य योनि के लोग हैं, 8 अरब, उन सब को पालने वाली कौन है? ये धरती माँ। अगर ये धरती माँ ठीक है, ये स्वस्थ है, ये वैभवशाली है, जैसा सनातन काल में परमात्मा ने जिस धरती की रचना की थी, क्योंकि मैंने अभी पूरे पिछले लेक्चर में बताया कि ये धरती, सूरज, आकाश, पानी, वायु, ये परमात्मा ने बनाया था। तो परमात्मा ने जिस धरती को बनाया था, वो धरती अगर मैं उस धरती को वैसा ही कर दूं तो फिर हमें कुछ नहीं करना। जैसे बहुत साल पहले एक जमाना था जब 84 लाख योनियों की रचना के बाद इंसान इस धरती पर आया था, तो एक खुरपी फावड़ा लेके तो नहीं पैदा हुआ था कि यूरिया डीएपी लेके पैदा हुआ था। नहीं। कुछ नहीं, तो करता ही नहीं था, अपना ऐसे ही जंगल में घूमता था, कंदमूल फल खाता था। विकास का दौर आया, हम सब समाज के नागरिक बने, सिविल सोसाइटी का आदमी। तो परमात्मा ने इसको ज्ञान दिया था कि तुम डेवलपमेंट की ओर आगे बढ़ना, तुम टेक्नोक्रेट बनना, कल को खेती करना सीखना, गौ पालन करना, पशुपालन करना, घर बनाना, यातायात के साधन बनाना, हमने सब बनाए। लेकिन वो उसने ये कहा, कब कहा था कि तुम हमको भूल जाना है, तुम डेवलपमेंट करना, सड़क बनाना, मेट्रो बनाना, हवाई जहाज बनाना, मोबाइल बनाना, एसी बनाना, फ्रिज बनाना, कूलर बनाना, सब कुछ बनाना, लेकिन तुम हमको भूल जाना, ये तो उसने नहीं कहा था। तुम सब कुछ आनंद के साथ जीवन जियो, लेकिन क्योंकि ये सारी व्यवस्थाएं हमसे रिलेटेड हैं, इसलिए हमको मत भूल जाना। जैसे आज बहुत सारी इंडस्ट्री हैं, लाखों प्रकार के वस्तुएं इंडस्ट्री में बन रही हैं। सब इंडस्ट्री का कच्चा माल कहाँ से आता है? धरती से।
कच्चा माल यहीं से आएगा, ठीक है ना। तो कच्चा माल जब यहीं से आना है तो इसको क्यों भूल गए। अब जैसे हम किसान है, खेती एक इंडस्ट्री है, और सुनना, खेती से बड़ी कोई इंडस्ट्री नहीं है। और खेती नाम की जो इंडस्ट्री है, उसकी इंडस्ट्री कैसे मैकेनिज्म है, इंडस्ट्री की मैकेनिज्म आपको बता रहा हूं। आप किसान है, आप सीख जाओगे। पराली प्रबंधन का विषय है पराली प्रबंधन, जिसके निमित्त आप ट्रेनिंग पर आए हो। पराली प्रबंधन का मतलब है फसलों के अवशेष का मैनेजमेंट, ठीक है। तो देखिए आप, ये धरती माँ है, और अभी हमको क्या, कृषि संस्कृति में हमको खेती करनी है, खेती बाड़ी करनी है। तो कृषि संस्कृति में गेहूं की फसल नहीं बोनी, ध्यान रखना आप। आज की तारीख में देश का 80% किसान गन्ना की, गेहूं की, धान की, बाजरे की केवल खेती कर रहा है। ये कृषि नहीं है, ये क्या है, खेती है, फार्मिंग है। यहाँ संस्कृति शब्द गायब हो गया। कृषि में क्या है, फसलों का उत्पादन है, बागवानी है, पशुपालन है। 3 चीजें हैं। बागवानी का मतलब जंगल से हो गया, पशुपालन का मतलब हो गया कि फसल जब उत्पादन करोगे तो अनाज आप खाओगे, और जो फसलों का अवशेष होगा वो पशु खाएंगे, पशु गोबर करेंगे, गोबर खेत में जाएगा, और ये जमीन मजबूत होती रहेगी। यहाँ क्या हुआ, पशु पालने बंद कर दिए तो भूसा बेचने लगे, भूसा जलाने लगे। जो चीज़ खेत को मिलनी थी वो खेत से बाहर जाने लगी। जो चीज़ खेत को मिलनी थी खेत के बाहर चली गई। तो यहाँ पर रॉ मटेरियल कम होने लगा। तो हमारी इस खेती की इंडस्ट्री का जो रॉ मटेरियल है, कच्चा माल क्या है, कार्बनिक पदार्थ। कच्चा माल क्या है, क्योंकि इस जमीन से मुझे गेहूं करना है, चना उत्पादन करना है, फल करना है, सब्जी करना है, लकड़ी करना है। ये जमीन हमको क्या क्या देगी, खाद्यान्न देगी, दलहन देगी, तिलहन देगी, फल देगी, सब्जी देगी। ये और ये कहाँ से देगी, इसका कच्चा माल है कार्बनिक पदार्थ। तो कार्बनिक पदार्थ इसमें डालने हैं। इसीलिए पराली प्रबंधन कि जलाना नहीं है, ये जमीन में डालने हैं। जब यहाँ जमीन में ये कार्बनिक पदार्थ कच्चा माल आएगा तो अब इसकी मैकेनिज्म देखो। जैसे किसी फैक्ट्री में, लोहा बनाने वाली फैक्ट्री में जब लोहा बनता है तो उसके लिए रॉ मटेरियल क्या है, स्क्रैप। लोहे का स्क्रैप गलाया जाएगा, मजदूर होंगे, एक मैकेनिज्म होगी, तब जाके सरिया और एंगल बनेगा। तो ऐसे यहाँ एक मैकेनिज्म काम करती है। मैकेनिज्म क्या है, लेबर है। यहाँ पर इस जमीन में ढेर सारे लेबर हैं। कौन, केंचुआ है, दीमक है, गुबरैला है, नाना प्रकार के सूक्ष्म जीव हैं, वो इस फैक्ट्री में काम करते हैं, ठीक है ना। केंचुआ है, दीमक है, गुबरैला है, चींटी है, चीटा है, सांप है, बिच्छू है, चूहा है। तुम क्या सोच रहे हो, चूहा तुम्हारा दुश्मन है? चूहा कितने फंक्शन करता है सॉइल में आपको नहीं पता। बरसात का पानी कैसे सब नीचे की तहों में जाएगा, इसके लिए चूहा जिम्मेदार है, केंचुआ जिम्मेदार है। लेकिन हम लोग चूहा मारते रहे, दीमक मारते रहे, केंचुआ मर गया, फिर सूक्ष्म जीव मर गए। तो इस जमीन में जो मैकेनिज्म थी, जो इस जमीन को जिंदा रखने का जो पूरी मैकेनिज्म थी, जो जीव जंतु थे, वो सब हमने आधुनिक कृषि प्रणाली में खत्म कर दिए। क्या डाल के, दीमक साहब नुकसान करती है, क्लोरोपाइरीफास डाल दो। तो क्या हुआ, दीमक नहीं मरी, केंचुआ मर गया, सूक्ष्म जीव मर गए, दीमक जिंदा है। सरसों में साहब माहू लगती है, मोनोक्रोटोफास डाल दो, माहू नहीं मरी, मधुमक्खी मर गई।
चना मटर में साहब इल्ली लगती है, फलानी दवा डाल दो। इल्ली नहीं मरी, तितली मर गई। जिन चीजों को तुम मार रहे थे वो कोई भी नहीं मरी। आप याद कर लेना, 30-40 साल से जब से आप जिन जिन कीड़ों को मार रहे थे उनमें से कोई नहीं मरा, और जिन चीजों को आप नहीं मारना चाहते थे वो सब मर गए। चिड़िया मर गई, मेंढक मर गया, केचुआ मर गया, सूक्ष्म जीव मर गए, तितली मर गई, मधुमक्खी मर गया, गिद्ध मर गया, सब मर गए। और जिनको मार रहे थे वो मरे क्या? वो नहीं मरे। इसलिए हम किसी को मार नहीं सकते, दिमाग से निकाल दीजिए। और आप अगर किसी को मारने के लिए हथियार उठा लिए हो तो फिर मरना आपको है। अब मर ही रहे हैं, कौन जिंदा है यहां पर? कोई जिंदा हो तो बताए हमको। अरे हम तो मर जाते तो ज्यादा अच्छा होता यार। हम तो ना मरे हैं ना जिए हैं, ऐसा जीवन जी रहे हैं जो मृत्यु से भी बदतर है साला। ठीक है, तो ये जो मैकेनिज्म है ये सूक्ष्म जीव और जीव। इसीलिए प्राकृतिक खेती में आज क्या करते हैं, आज की तारीख में प्राकृतिक खेती में एक शब्द सुनते हैं, क्या? जीवामृत। अब जीवामृत की कहानी आपको बताई क्या जाती है कि 100-200 लीटर का ड्राम ले लो, 10 किलो गाय का पेशाब ले लो, 10 किलो गाय का गोबर ले लो, 500 ग्राम बरगद के पेड़ के नीचे की मिट्टी ले लो, 1 किलो बेसन डाल दो, 1 किलो गुड़ डाल दो, 72 घंटे तक रख दो, ये जीवामृत बन जाएगा। और फिर जब पहला पानी लगाना गेहूं में तो इसको पानी की नाली के साथ बहा देना, फिर ड्रम ले आना, फिर बनाना, फिर दूसरा पानी जब लगाना तो फिर 200 लीटर बहाना, फिर ड्रम ले आना, फिर बनाना, फिर तीसरा पानी जब लगाना तो फिर बहाना। अब टेक्निकल बात समझना, टेक्निकल और व्यवहारिक। क्या 500 ग्राम मिट्टी जो लाए थे तुम्हें पता उसमें जीवाणु थे? पक्का हो तो पता चलेगा कि आप तो ऐसे पेड़, बरगद के पेड़ के नीचे की मिट्टी ले आए हो जहाँ बायोमास था नहीं, मिट्टी सूखी थी, जून का महीना था, उसमें जीवाणु थे ही नहीं। नंबर 1। नंबर 2, ये जीवामृत आप घर में बनाएंगे। आपके घर से आपका खेत 2 किलोमीटर दूर है। अब ये ड्रम उठा के कैसे ले जाएंगे? व्यवहारिक समझ नहीं आ रहा कैसे ले जाएंगे। तो ये आप करेंगे नहीं काम। 3 बार ले जाना है। 5 एकड़ जमीन है तो 5 ड्रम खेत तक ले जाने और 3 बार ले जाने, 15 ड्रम ले जाने। एक व्यवहारिक कठिनाई। अगर खेत में बनाएंगे तो रात में कोई ड्रम का फैला जाएगा पानी और ड्रम उठा के चला जाएगा। तो सुनिए आप, कॉन्सेप्ट क्या है, इसकी थ्योरी क्या है, इसका विज्ञान क्या है? विज्ञान सिर्फ इतना है कि ये जो मैकेनिज्म थी, मैंने बोला कि आपकी ये माँ है, इसको कच्चा माल डाल दीजिए, इसकी मैकेनिज्म को जिंदा कर दीजिए, माँ जिंदा हो जाएगी, माँ जिंदा हो जाएगी, आप जिंदा हो जाएंगे। और जब ये माँ जिंदा हो जाएगी तो ना आपको रासायनिक उर्वरक देने हैं, ना फफूंदनाशक डालना है, ना कीटनाशक डालना है, ना कुछ नहीं करना। आपकी शून्य बजट की खेती शुरू हो जाएगी। कब? जब ये माँ जिंदा हो जाएगी। प्रश्न है, इस माँ को जिंदा कैसे किया जाए? तो जिंदा करने में 2 चीजें लिखी हैं यहाँ पर, कार्बनिक पदार्थ और सूक्ष्म जीव। तो 2 क्रियाएं करनी है, जीवामृत बनाना है, सूक्ष्म जीवों का संवर्धन करना है। तो अब प्रश्न होता है कि मेरे खेत में कौन कौन से सूक्ष्म जीव थे जो मर गए हैं? कैसे मरे हैं? जब आपने, मैंने बोला, जब क्लोरोपाइरीफास डालोगे दीमक को मारने के लिए तो केचुआ भी मरेगा, सूक्ष्म जीव भी मरेंगे। मर गए, आपने तो कई बार डाला है। जो जीव मेरे खेत के मर गया वो कहाँ मिलेंगे? वो जंगल में मिलेंगे।
या उस बरगद के पेड़ के नीचे मिलेंगे जो झाड़ झंखाड़ के बीच में खड़ा है, जहाँ कोई मानव का जाना आना नहीं होता है, जहाँ उसके पत्ती उसके फल वहीं गिरे रहते हैं, कोई झाड़ करके नहीं फेंकता, बह करके कहीं नहीं जाता, या उस बरगद के पेड़ के पास बह करके कोई केमिकल नहीं आता। अगर ऐसा पेड़ आपकी नज़र में है तो ठीक है, तो वहाँ से मिट्टी ले आइए, या फिर जंगल जाइए, जंगल में ऐसा कोई स्थान मिल जाए तो वहाँ से मिट्टी ले आइए। और मिट्टी जब ले आएंगे, जब आपको पता चल गया कि मैं जहाँ से मिट्टी लाया हूँ वो ठीक है, तब फिर आपने एक 200 लीटर का ड्रम लिया और इस ड्रम में वो मिट्टी डाल दी। फिर इसमें क्या किया, पानी भर दिया। कितनी मिट्टी डालनी है? मिट्टी कितनी डालनी है, पानी कितना डालना है, इस बात पर निर्भर है कि आपके पास ज़मीन कितनी है, 1 एकड़ है, 4 एकड़ है, 10 एकड़ है। नंबर 1 सुनना। दूसरा कि आपके पास समय कितना है। जैसे आज आप रबी की फसल बो के आए हो, अब आप खरीफ की फसल बोगे, तो आपके पास टाइम सफिशिएंट है, टाइम की कमी नहीं है, पूरे 6 महीना है। तो आपके पास 10 एकड़ ज़मीन है, तो आपको 200 लीटर जीवामृत बनाना है, क्योंकि जो मैं बता रहा हूँ उस विधि में क्या है, केवल हमको 20 लीटर जीवामृत चाहिए 1 एकड़ ज़मीन के लिए, बस 20 लीटर चाहिए और 1 बार चाहिए, हमें 3 बार पानी में नहीं बहाना है। तो 20 लीटर जीवामृत 1 एकड़ के लिए चाहिए। अगर 6 एकड़ ज़मीन है तो आपको 120 लीटर चाहिए, तो आप 150 लीटर बनाएंगे, ठीक है ना। जिसके पास 4 एकड़ ज़मीन है वो 100 लीटर बनाएगा, जिसके पास 2 एकड़ ज़मीन है वो 20 लीटर ज़्यादा बनाना है। क्यों? बार बार मिट्टी न लानी पड़े, उसके जीवाणु अब मेरे पास हैं। जब मैं खरीफ में अपना 60 लीटर बनाया था, 2 एकड़ ज़मीन थी, 40 लीटर उपयोग कर लिया, 20 लीटर बच गया। अगेन इसमें फिर हम 40 लीटर पानी डाल देंगे और फिर गुड़ और आटा देते रहेंगे। बैक्टीरिया फिर रबी की फसल आते आते फिर ये मेरा तैयार हो जाएगा, फिर 20 लीटर यूज करूँगा, फिर पानी डाल दूँगा, फिर भोजन देता रहूँगा, ये क्रिया मेरी चलती रहेगी। तो देखिए आप, तो इसमें हमने पानी भर दिया। पानी भरने के बाद इस मिट्टी में जीवाणु थे। मिट्टी हम कहते हैं कि मिनिमम 5 किलो मिट्टी लाइए, मिनिमम 5 किलो मिट्टी लाइए। तो 5 किलो मिट्टी डाल दिया। अब 100 लीटर पानी है, अब आपके पास समय है 6 महीना, तो आप 1 किलो गुड़ और 1 किलो आटा डालिए। हर 15वें दिन 1 किलो गुड़, 1 किलो आटा, 1 किलो गुड़, 1 किलो आटा, 1 किलो गुड़। अब आपको जिसको बनाना है 200 लीटर, वो 2 किलो गुड़, 2 किलो आटा, 2 किलो गुड़, 2 किलो आटा हर 15वें दिन देता रहेगा। अगर आपके पास टाइम कम होता, टाइम होता मात्र 2 महीना, तो मैं क्या करता कि 5 किलो मिट्टी लाए हो, 5 किलो आटा, 5 किलो गुड़, 5 किलो आटा, 5 किलो गुड़, 5 किलो आटा, 5 किलो गुड़। क्यों? बैक्टीरिया का संवर्धन करना है, जितनी क्वांटिटी में चाहिए उतनी क्वांटिटी में ये हो जाएं। तो इसका फिक्स फार्मूला नहीं है कि 500 ग्राम मिट्टी लेना, 1 किलो गुड़ डालना, 1 किलो बेसन डालना, 72 घंटे में तैयार हो जाएगा। कोई जादू है? एक बैक्टीरिया से कहो, हे बैक्टीरिया तू परसों जो है 3 लाख हो जा, कैसे हो जाएगा? उसकी एक साइंस है ना, उसका सेल डिवीजन जैसे होता वैसे ही होगा। और कब होगा? जब पर्याप्त भोजन मिलेगा, जब पर्याप्त समय मिलेगा। तो ये जीवामृत हमको बनाना है। क्या क्या करना है? जंगल की मिट्टी लाना है, एक ड्रम में डालना है, पानी भरना है, गुड़ डालना है और आटा डालना है, और निरंतर ये फीडिंग हर 10वें 15वें दिन पर हमको दोहराते रहना है। अगर 10 एकड़ का किसान है, सुनना, अगर एक किसान के पास 10 एकड़ जमीन है मान लो, तो उसको जीवामृत पूरा 200 लीटर बनाना है। और इसमें क्या करना है? 5 किलो आटा प्लस 5 किलो गुड़। 15 दिन के बाद फिर 5 किलो आटा, 5 किलो गुड़,
फिर उसके बाद 2 किलो आटा 2 किलो गुड़, 2 किलो आटा 2 किलो गुड़, जब तक आपकी रबी फसल आ जाए। जब तक फसल ना आए आप इसको भोजन देते रहिए। कितना देंगे? ज़्यादा से ज़्यादा देंगे 2000 का, 2500 का, 3000 का। देख लेना, अगर 500 का ज़्यादा लग गया तो क्या फ़र्क पड़ता है? क्यों? क्योंकि इससे जो आपको 10 एकड़ ज़मीन के लिए जीवामृत तैयार होगा, 10 एकड़ मान लो आप गेहूं बो रहे थे, तो आपको 10 बोरी डीएपी की जरूरत थी कि नहीं थी? 10 बोरी डीएपी की कीमत हो गई 14,000 रुपया। अब आपको 14,000 रुपये की डीएपी नहीं लानी। क्यों? मेरी बात में ध्यान रखना। मुझसे कई लोग सोशल मीडिया में पूछते हैं कि सचान साहब आप कहते हो यूरिया डालनी है, जबकि प्राकृतिक खेती में तो यूरिया नहीं डालनी है। तो हमने कहा कि अगर किसान का उत्पादन घट जाएगा तो ये प्राकृतिक खेती नहीं करेगा। पहले मैं सोचता हूँ कि उसकी डीएपी बंद करा दूँ, उत्पादन ना घटे, तब उसको विश्वास जागृत होगा, तो फिर धीरे धीरे यूरिया भी छोड़ देगा। अभी मैं कहूँ भाई देखो प्राकृतिक खेती का नियम है, यूरिया डीएपी पोटास कुछ भी नहीं डालेंगे, केवल जीवामृत डालेंगे, और कौन सा जीवामृत डालेंगे? 72 घंटे वाला डालेंगे, तो क्या होगा? उसकी 10 कुंटल गेहूँ पैदा हो रही थी, 5 कुंटल होगी। अगले साल से बंद कर देगा खेती। ऐसी खेती कोई करेगा क्या कि 10 कुंटल का 5 कुंटल रह जाए यार? तो मेरी जो टेक्निक है कि किसान की पैदावार ना घटे, वो टेक्निक बताओ कि किसान की पैदावार ना घटे, जमीन की उर्वरा शक्ति में जमीन की उर्वरता बढ़ जाए और कुछ रसायन कम हो जाए। तो यहाँ क्या हो रहा है देखिए कि जब हमारी विधि से आपने जीवामृत बनाया, इसमें गौमूत्र की ज़रूरत नहीं है, गोबर की ज़रूरत नहीं है, केवल 3 कंपोनेंट हैं। जंगल की मिट्टी, अच्छे जंगल की मिट्टी, अच्छे बरगद के पेड़ के नीचे की मिट्टी, 5 किलो गुड़, 5 किलो आटा, फिर 15 दिन के बाद 3 किलो गुड़, 3 किलो आटा, फिर 10 दिन के बाद 2 किलो गुड़, 2 किलो आटा। फिर कब तक? जब तक ये जीवामृत आपकी फसल अगली बोने के काबिल ना हो जाए, तब तक इसमें डालते रहना है। अब ये दिमाग मत लगाना फिर साहब बहुत ये तो कई बार हो जाएगा, फिर मेरा नुकसान होगा, क्योंकि जीवाणु को जिंदा रखने के लिए नुकसान झेलना पड़ेगा। घोड़े की सवारी जो करेगा उसको 4 किलो चना घोड़े को देना पड़ेगा। जो बाइक की सवारी करेगा, जब सवारी करना तब पेट्रोल डला लेना। घोड़े के साथ ऐसा नहीं है। तो ये जीवाणुओं का संवर्धन करना है, तो जीवाणु निरंतर जिंदा बने रहें, तो भोजन इनको चाहिए। ठीक है ना? अब देखिए आपकी 14,000 की डीएपी बच गई। अब डीएपी में कहता हूँ डीएपी क्यों बच गई? एक डाउट होता है कि सचान साहब कहते हैं यूरिया तो डालना, डीएपी नहीं डालना। तो सुनिए, यूरिया में नाइट्रोजन जो है ये बहुत चंचल है। नाइट्रोजन कभी ज़मीन में नहीं रह सकती। ज़्यादा पानी जब गेहूं में लगाते हैं तो पानी के साथ घुल करके नीचे चली जाती है, और जब ज़मीन सूखती है तो हवा में उड़ जाती है। लेकिन जो फास्फेट है वो ना तो नीचे जाता है और ना हवा में उड़ता है। अगर किसी किसान ने 1 बोरी 1 एकड़ में डीएपी डाली है इस साल गेहूं में, तो ज़्यादा से ज़्यादा 15-16 किलो डीएपी तुम्हारे काम आई है, और 34, 35, 36 किलो डीएपी ज़मीन में अनसोल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट हो चुकी है। अगर ये 20 साल से किस्सा चल रहा है तो 1 एकड़ ज़मीन में आपकी ढेर सारी डीएपी डंप है। 1 एकड़ ज़मीन में पता चला 2 कुंटल, 4 कुंटल, 5 कुंटल फास्फेट डिपॉजिट है। इसमें जो जीवाणु हैं वो जीवाणु क्या करेंगे? वो जीवाणु जो सॉइल में अघुलनशील मात्रा में फास्फेट पड़ा हुआ है उसको घुलनशील बना करके आपकी फसल को मुहैया करा देंगे। सिंपल सी कहानी है। डीएपी नहीं भी देंगे तब भी पैदावार नहीं घटेगी। लेकिन अगर यूरिया नहीं देंगे तो ज़मीन में यूरिया तो अनसोल्युबल फॉर्म में पड़ी नहीं थी। यूरिया चूंकि वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए ज़रूरी है। वेजिटेटिव ग्रोथ इसलिए ज़रूरी है
कि जितना लीफ एरिया बड़ा होगा उतना ही फोटोसिंथेसिस होगा। अब अगर नाइट्रोजन आपने नहीं दी और पौधे की बढ़वार कम हुई, पत्तियां कम हैं, तो फोटोसिंथेसिस की क्रिया कम होगी, तो फिर गेहूं में जो पैदावार मिलनी है, पैदावार कैसे मिलेगी? आप जानते हैं कि कोई भी फसल जमीन से 5% लेती है, फोटोसिंथेसिस के माध्यम से 95% भोजन फोटोसिंथेसिस से बनाती है। अब फोटोसिंथेसिस ही अगर कम होगा तो उत्पादन तो गिरेगा, ठीक है ना। तो हमें क्या करना है? जीवामृत बनाना है। अब जीवामृत हम इस जमीन में डाल दिए, कितना? जब डालेंगे कैसे डालेंगे कि 1 एकड़ जमीन में आज आप गेहूं बोने जा रहे हो, चना बोने जा रहे हो, उड़द बोने जा रहे हो, कोई भी फसल बोने जा रहे हो, तो 1 एकड़ में अगर बोने जा रहे हो तो आप क्या करेंगे? 100 किलो सड़ी हुई गोबर की खाद लेंगे। 100 किलो सड़ी हुई गोबर की सूखी खाद लेंगे। इससे 20 लीटर जीवामृत निकालेंगे, 20 लीटर, और इस सड़ी हुई गोबर की खाद में फैलाएंगे, मिक्स करेंगे और खेत में ले जाएंगे 1 कुंटल ये सड़ी हुई गोबर की खाद, 1 एकड़ ज़मीन में बिखेर देंगे और पीछे से हल चला के जुताई कर देंगे ताकि ये जीवाणु ज़मीन में मिल जाए। बस। अब अगर किसी किसान को चना बोना है, उड़द बोना है, तिल बोना है, सरसों बोना है, तो उसको यूरिया भी नहीं देनी, पैदावार नहीं गिरेगी। पैदावार गिरने के चांस हैं गन्ना में, धान में, गेहूं में। क्यों? इन फसलों को वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए बहुत नाइट्रोजन चाहिए, इतनी नाइट्रोजन चाहिए जो नाइट्रोजन खेत में नहीं है। इसलिए मैंने कहा धान बोएंगे, गन्ना बोएंगे, गेहूं बोएंगे तो यूरिया पूरी की पूरी देनी है, और अगले साल यूरिया 25% कम कर देंगे, फिर अगले साल फिर 25% कम कर देंगे, 3 साल या 4 साल के बाद यूरिया भी खत्म हो जाएगी। यूरिया खत्म क्यों हो गई? खत्म इसलिए हो गई, इस जमीन में ह्यूमस बढ़ने लगा। ह्यूमस में नाइट्रोजन होता है, जब ह्यूमस बढ़ जाएगा तब नाइट्रोजन यहाँ रुकेगा, तब हवा में नहीं उड़ेगा। ह्यूमस नाइट्रोजन को रोक के रखता है। तो जब आपकी ज़मीन में 1% ह्यूमस हो जाएगा तो यूरिया भी बंद हो जाएगी। लेकिन एक सावधानी और करनी है कि अब ये मैकेनिज्म आपने लेबर तो पहुंचा दिए ह्यूमस बनाने के, लेकिन ह्यूमस बनाएंगे कैसे? कच्चा माल तो है नहीं। तो ध्यान रखना, जिस खेत में प्राकृतिक खेती शुरू कर रहे हो उस खेत में जीवामृत डालने के बाद ध्यान रखना कि हमको 1 एकड़ ज़मीन में कम से कम 10, 12, 15 कुंटल कार्बनिक पदार्थ हर साल डालना है, क्योंकि ये जीवाणुओं का भोजन ये है, कच्चा पदार्थ नहीं होगा। जैसे किसी एक इंडस्ट्री में मजदूर हैं, मैकेनिज्म पूरी लोहा बनाने की है, सरिया सीम बन रही थी उस फैक्ट्री में, कच्चा माल नहीं है, मजदूर पूरे हैं, मशीनरी पूरी सही है, लेकिन ये मजदूर क्या करें? किससे बना दे सरिया? कच्चा माल तो है नहीं। तो क्या करना है? कच्चा माल जमीन में रहना चाहिए। अगर जमीन में कार्बनिक पदार्थ मैं डालता रहता हूं और जीवाणुओं को मरने नहीं देता हूं, जो जीवाणु मर गए थे उनको मैंने डाल दिया है, तो आपकी ज़मीन उत्तरोत्तर ज़मीन की उर्वरा शक्ति में निखार आता जाएगा और आपकी लागत कम होती जाएगी। आज की तारीख में किसान की क्या समस्या है? लागत कैसे बढ़ी? फसल बो दी है, फसल बढ़ नहीं रही है तो रासायनिक उर्वरक चाहिए। अब रासायनिक उर्वरक तो डाल दिए, फसल बढ़ गई, लेकिन ज़मीन आपकी स्वस्थ नहीं है तो फसल में बीमारी लग गई, तो फिर आपने फफूंदनाशक रसायन डाल दिए, फिर आगे चल करके कीड़ा लग गया तो कीटनाशी रसायन डाल दिया। और मैंने कहा पशुपालन है नहीं, खरपतवार लगे हैं तो वीडीसाइड आप डालेंगे। मैं क्या कह रहा हूँ, पशुपालन अगर होगा तो आप खरपतवार उखाड़ के लाएंगे और पशुओं को खिला देंगे, खरपतवार नाशी रसायन डालने की जरूरत एक चीज। दूसरी चीज मित्र, एक और ध्यान रखना, ये जो माँ है ना, धरती माता, मैंने अभी पिछले वीडियो में कहा कि खेती विशुद्ध रूप से दर्शन और आध्यात्म का विषय है। दर्शन का मतलब है कि मैं माँ को माँ समझूं, आध्यात्म का विषय दूसरा है क्या
कि तुम क्या सोचते हो कि धरती माता केवल तुम्हारे लिए बनी है? तुम इसमें खेती करो, गेहूं उगा लो, गन्ना उगा लो, धान उगा लो, आलू उगा लो, बेच लो। इस धरती माता के ऊपर 84 लाख योनियों के लालन पालन का भार है। इसीलिए आप देखते होंगे ये माँ इतना प्रयास करती है बेचारी, जो नाना प्रकार के खरीफ में, रबी में, जायद में खरपतवार उगते हैं ना। तुम तो फसल बोते हो अपने लिए कि मैं गेहूं बोऊंगा, मुझे गेहूं 20 कुंटल मिलेगा, और इसमें गेहूं का मामा क्या करेगा, इसमें भतुआ क्या करेगा, इसमें ये क्या करेगा, ये बड़े मुश्किल हो गए, इसमें बीडीसाइड डालो। ये जानते हो ये माँ ने खुद उगाए थे। आप भतुआ नहीं बो के आए हो, जितने भी खरपतवार हैं आप बोने नहीं गए थे, लेकिन माँ फिर भी उगाती है। क्यों उगाती है? तुम अपनी सोच, तुम्हारी सोच बहुत छोटी है, तुम अपना सोच रहे हो। माँ के नज़र में 84 लाख योनियों के जीव जंतु हैं। कितनी योनियों के जीव जंतु ये सूक्ष्म जीव हैं। जमीन में केचुआ है, दीमक है, सूक्ष्म जीव है। माँ इनके लिए भी सोचती है, भी तो जिंदा रहें। फिर बकरी है, गिलहरी है, कौआ है, चिड़ैया है, जाने कितनी चीज़ें हैं इस भूमि में जिनको माँ को पालना है। तो माँ तो 84 लाख योनियों की बात सोचती है। हम किसान होकर के केवल अपनी बात सोचते हैं, और जब हम अपनी बात केवल सोचते हैं, इस प्रकृति में जो कुछ भी है सब मनुष्य का है। जब हम ऐसा सोचते हैं तो इसका मतलब मैं मेंटली हैंडीकैप्ड हो चुका हूँ। अब मैं कहे का दार्शनिक क्यों? 84 लाख योनियों को कौन खिलाएगा? इसीलिए मेरे बुजुर्ग कहते थे, दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम। और माँ यही इंतजाम करके चलती है। माँ बहुत तकलीफ में तब होती है जब आप उसको घास मारने की दवा डालते हो। माँ असहज हो जाती है, असहाय हो जाती है कि अब मैं क्या करूं। ये समझदार मनुष्य, ज्ञानावतार मनुष्य, परमात्मा की सबसे सुंदर रचना जब इतनी बड़ी बेवकूफ़ी करती है तो माँ असहज हो जाती कि अब मैं क्या करूं। ये परमात्मा से कहती है, हे परमात्मा मैं क्या करूं, आपने मुझे भार सौंपा था 84 लाख योनियों के जीवन यापन का, लेकिन ये मनुष्य है कि मानता ही नहीं है। मैं कुछ उगाती हूं किसी के लिए, सबको आता है और मार के चला जाता है। ठीक है ना? तो खेती दर्शन का विषय है, खेती आध्यात्म का विषय है, खेती समझदारी का विषय है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। जब मैं ऐसा सोचता हूँ तो धरती माता कहती है, अब बच्चा अब तू अपनी चिंता मत कर, तेरी चिंता भी मैं ही कर लूँगी। लेकिन जब आप अपनी चिंता करते हो, प्रकृति की व्यवस्था को दरकिनार कर देते हो, तो क्या मेहनत करते हो, आंसू बहाते हो, मेहनत करते हो, आंसू बहाते हो, गरीब के गरीब रहते हो, फटे हाल रहते हो। अब आपकी आमदनी कैसे दुगनी होगी? जैसे मोदी जी कहते हैं किसानों की आमदनी दोगुनी करनी है। मैंने कहा कोई जादू है क्या? किसान की आमदनी दुगनी करनी हो, जिस किसान को अपनी आमदनी दुगनी करनी है, वो अपनी जमीन की, अपनी धरती माता की आमदनी को बढ़ा दे। प्रकृति के वैभव को आमदनी बढ़ाओ, पहले प्रकृति के वैभव की आमदनी बढ़ाओ। जिस दिन धरती माता का वैभव सज जाएगा, इसके ऊपर जंगल खड़ा हो जाएगा, आप बाग बगीचा लगा दोगे, पशु पाल लोगे, आमदनी आपकी बढ़ जाएगी। क्यों? लागत घट जाएगी, पैदावारी बढ़ जाएगी। ठीक है ना? नमस्कार। बोलो।